ये कहानी शुरू होती है सन 1965 से, जहां पर एक जैविक यानी कि जेनेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम डेविड बैनर है, वो स्टारफिश, जेलीफिश, बंदर और छिपकली के डीएनए से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसे कुछ अजीबोगरीब चीजों का पता चलता है। उसे पता चलता है कि कोशिकाओं का पुनर्निर्माण और शरीर को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अभी भी उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिली होती। लेकिन उसका मानना होता है कि अगर इसमें कामयाबी मिल जाए और इसका प्रयोग इंसानों के ऊपर किया जाए तो उसे किसी भी हथियार, विस्फोट, जहर या किसी भी और चीज से मारा नहीं जा सकता। उसे बीमारी भी नहीं हो सकती। लेकिन वो अपने प्रयोगों में फेल हो जाता है। सरकार उसका प्रोजेक्ट बंद कर देती है, लेकिन वो सरकार से छुप के अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है और जो भी वो दवा बनाता है उसका इस्तेमाल वो अपनी बॉडी पर करता है। इसी दौरान उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम वो ब्रूस रखते हैं। अब क्योंकि डेविड के शरीर में उसके डीएनए में इस दवा का असर होता है, तो जाहिर है कि उसके बेटे के शरीर में भी वो सारे बदलाव होंगे, वो सारे असर होंगे जो डेविड बैनर के शरीर में है। और जब वो अपने बेटे का ब्लड सैंपल लेता है, उसे चेक करता है, तो उसकी बात कंफर्म हो जाती है और उसे अब इस चीज का क्योर किसी भी तरह से ढूंढना होगा, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि ये जो उसने अपने शरीर में दवा इंजेक्ट की है उसका आगे चलकर क्या असर होगा। और वही डीएनए उसके बेटे के शरीर में भी है, इसीलिए वो किसी भी तरह से इसका क्योर ढूंढना चाहता है। वही ब्रूस आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी उसे चोट लगती है तो वो रोता नहीं है, वो हमेशा हंसता रहता है क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। अब यहाँ पर डेविड बैनर जब अपनी रिसर्च कर रहा होता है तो उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वार्निंग देने के बाद भी डेविड बैनर ने इस रिसर्च को खत्म नहीं किया होता, बल्कि वो इसका प्रयोग अपने ऊपर यानी कि इंसान के ऊपर कर रहा होता है। अब जब डेविड को काम से निकाल दिया गया है तो उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उस लैब में जहां पर वो काम करता है वहां पर गामा किरणों को एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए वहां से सबको भागना पड़ता है। डेविड अपने घर आता है। घर पर उसकी और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। ब्रूस अभी बहुत छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। कई साल बीत जाते हैं और ब्रूस अब बड़ा हो चुका है और उसे किसी क्लेंजलर नाम की लेडी ने अडॉप्ट कर लिया है और ब्रूस का नाम अब ब्रूस कैंजलर है। ब्रूस अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे बस यही पता होता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और मिसिस कैंजलर अब उसकी मॉम है। ब्रूस भी एक साइंटिस्ट है जो गामा रेडिएशन पर रिसर्च कर रहा है। यहाँ पर ब्रूस के साथ एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम रोज है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ ये दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिससे ये लो लेवल गामा किरणों से कैंसर का और अल्जाइमर बीमारी का इलाज ढूंढ रहे होते हैं और ये अपने काम में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके होते हैं। अब एक दिन इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम ग्लेन होता है और ये एक आर्मी ऑफिसर है और ये चाहता है कि ये दोनों जो भी रिसर्च कर रहे हैं ये सिर्फ आर्मी के लिए करें। दरअसल ब्रूस और रोज गामा किरणों से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें ये भी होता है कि कोई भी घाव चंद ही पलों में ठीक हो जाएगा और इस काम में ये दोनों काफी हद तक कामयाब हो चुके होते हैं। लेकिन ये आर्मी के लिए, ग्लेन के लिए काम नहीं करना चाहते। दरअसल ये चाहते हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट करे, जो भी ये खोज करे, वो सारी दुनिया के लिए हो, मानवता के लिए हो। लेकिन ग्लेन ऐसा नहीं चाहता और वो इन दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब जिस लैब में ये दोनों काम करते हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर एक सफाई वाला नया आदमी आता है और जब रोज उससे पूछती है कि जो पहले सफाई करने वाला आता था वो कहाँ है, वो बोलता है कि वो मर चुका है और अब उसकी जगह मैं यहाँ पर काम करूंगा। ये आदमी बहुत अजीब होता है और जब लैब पूरी तरह से खाली हो जाती है तो ये उस जगह जाता है जहाँ पर ब्रूस काम करता है। वहां पर उसका एक बाल होता है और उस बाल को ये अपने पास रख लेता है और घर जाकर कुछ रिसर्च करना शुरू कर देता है। दरअसल ये डेविड बैनर होता है, ब्रूस का पिता, जिसे ब्रूस ना अब जानता है ना पहचानता है और इसने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया होता है क्योंकि इसे उसका डीएनए चाहिए होता है और अब डेविड को उसका डीएनए मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ लैब में काम करते हुए गामा किरणें जिसके संपर्क में आते ही इंसान मर जाता है, उन किरणों की मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और इससे पहले कि ब्रूस के कोलीग के ऊपर वो किरणें पड़ती, ब्रूस उस मशीन के आगे आ जाता है और सारी किरणें उसके ऊपर पड़ती है। और जब ब्रूस की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके पास रोज आती है। रोज हैरान होती है
वो कहती है कि तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, वो जानती है कि ये किरणें कितनी खतरनाक है। ब्रूस बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कई सालों से मेरे एक नी में पेन था, अब वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि गामा रेस को मुझसे प्यार हो गया है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इसीलिए ये हैरान है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब रात को ब्रूस के पास डेविड बैनर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें उससे हैरानी होगी, लेकिन तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मेरे पास है। वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रूस बोलता है कि नहीं, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। डेविड बैनर बताता है कि तुमसे झूठ बोला गया था, सच को छुपाया गया था, और जिस खोज को तुम इतने सालों से करने की कोशिश कर रहे हो दरअसल वो तुम्हारे अंदर ही है, और अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और वो ब्रूस को ये भी बोलते हैं कि तुम बेटी रोज से दूर रहो, क्योंकि वो थेडियस की बेटी है। थेडियस आर्मी में जनरल है और ये वही आदमी है जिसने डेविड बैनर की रिसर्च को रुकवाया था, जिसने उसे जेल भिजवाया था। दरअसल आज तक डेविड बैनर जेल में था, लेकिन ब्रूस रोज से दूर नहीं रह सकता। वो उससे प्यार करता है और उसे डेविड बैनर की किसी भी बात पर कोई भी यकीन नहीं होता, और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। डेविड बैनर जाने से पहले उसे कहता है कि हमें तुम्हारे गुस्से पर नजर रखनी पड़ेगी, और वो वहां से चला जाता है। अब उसी रात को जब ब्रूस लैब में होता है तो उसे डेविड बैनर की बातें याद आती हैं, और साथ ही साथ उसे अपने बचपन की धुंधली धुंधली यादें भी आती हैं, और उसे ऐसी बहुत सारी यादें आती हैं जिससे उससे गुस्सा आता है, और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिससे धीरे धीरे वो बदलना शुरू हो जाता है, और कुछ ही देर बाद वो एक दानव का आकार ले लेता है। वो हल्क बन जाता है, और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ होता है, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर उसके डैड भी उसे छुप कर देख रहे होते हैं, और जब वो पूरी तरह से हल्क बन जाता है तो उसके डैड उसके सामने आते हैं, उसके गाल पर हाथ लगाते हैं, और ब्रूस को अपने बचपन की बहुत सारी यादें आ जाती हैं। और उन यादों में कुछ यादें ऐसी भी होती है जिससे उससे गुस्सा आता है, दुख होता है, और वो लैब में तोड़फोड़ करके छत फाड़ के वहां से निकल जाता है। अगले सुबह रोज उससे उसके घर पर मिलने के लिए आती है, और वो उसे बताती है कि कल लैब में बहुत कुछ हुआ। ब्रूस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसे नहीं याद होता कि कल रात को वो एक दानव, एक हल्क बन गया था। उसे लगता है कि वो एक सपना था। वो रोज को बताता है कि मैंने कल एक अजीब सा सपना देखा, ऐसा लगा मेरा जन्म हो रहा है। रोज उससे पूछती है क्या कल रात को तुम लैब में थे? ब्रूस बोलता है कि नहीं, मैं कल रात को लैब में नहीं था, लेकिन वो नया क्लीनर था, और वो कहता है कि वो मेरा पिता है। वो आदमी बहुत अजीब है और उसके पास कुछ कुत्ते भी हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि वहां पर बेटी रोज के डैड आ जाते हैं, जो कि आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और वो अपने आदमियों को कहते हैं कि मेरी बेटी को बाहर ले जाओ। वो उसे बाहर ले जाते हैं, और जब वो अपनी गाड़ी में होती है तो उसके डैड थेडियस उसके पास आते हैं, और वो उसे बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ये दोस्त अपना कोई अधूरा काम पूरा कर रहा है। दरअसल थेडियस को पता है कि ये डेविड बैनर का बेटा है, लेकिन वो अपनी बेटी को और ब्रूस को ये बात नहीं बताता। वो अपनी बेटी को बोलते कि ये जो कुछ भी कर रहा है हम उसकी तह तक जाकर रहेंगे, इसे हम कुछ दिनों तक नजरबंद रखेंगे, और तुम इससे दूर रहना। दरअसल कल रात को लैब में जो कुछ भी हुआ होता है, थेडियस को पूरा शक है कि वो ब्रूस ने किया है, और वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वहीं बेटी रोज अब ब्रूस के डैड यानी कि डेविड बैनर के पास जाती है, और वो उनसे कहती है कि ब्रूस ने मुझे बताया था कि कल रात को आप लैब में थे, मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर क्या हुआ था। डेविड बैनर बोलते हैं कि तुम ये जानना चाहती हो कि ब्रूस के साथ क्या हुआ है, ताकि तुम उसे बदल सको, ठीक कर सको। बेटी रोज बोलती कि मेरे पिता आर्मी में जनरल हैं, और उन्हें शक है कि ब्रूस कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। डेविड कहता है कि तुम्हारा पिता, तुमने उसे अपने पिता के हवाले कर दिया, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। मेरा बेटा अनोखा है, और ये दुनिया अनोखी चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। बात करते करते रोज अपने गले का स्टॉल उतारकर सोफे पे रख देती है, और डेविड बैनर चुपके से उसके पास बैठता है और उसका स्टॉल रख लेता है। वो बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, न मैं उसकी मदद कर सकता हूँ न तुम्हारी, और वैसे भी वो मुझे अपना पिता नहीं समझता, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल थेडियस ब्रूस से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो उससे उसके पिता डेविड बैनर के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। थेडियस बोलते हैं कि जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता को जेल भिजवाया था, और मैं ये तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। ब्रूस बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे हमेशा से यही बताया गया था कि मेरे पिता मर चुके हैं। थेडियस बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 4 साल के थे जब तुम्हारे आगे वो हादसा हुआ था, और ऐसा हादसा कभी कोई नहीं भूल सकता। ब्रूस बोलता है कौन सा हादसा? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ तो बताइए। थेडियस बोलते हैं कि तुम्हारी हालत मेरी उम्मीद से ज्यादा खराब है। तुम्हारी लैब को सील कर दिया गया है, और तुम किसी छोटी से छोटी लैब में भी नहीं जा सकते जहां पर छोटे से छोटा प्रयोग होता रहे। तुम अब स्कूल के बच्चों को विज्ञान सिखाने लायक भी नहीं रहोगे, और मेरी बेटी से दूर रहना।
नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा। अब यहाँ पर ब्रूस कैद है। तभी रात को वहां पर एक फोन बजता है और जब ब्रूस देखता है तो सोफे के अंदर किसी ने फोन को छुपा कर रखा होता है और ये फोन होता है उसके डैड डेविड बैनर का। और अब ब्रूस को भी पता है कि उसके डैड डेविड बैनर है। वो उनसे बोलता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ। वो बोलते हैं कि तुम इसको कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आज तक मैं भी खुद इसे अच्छे से समझ नहीं पाया। ब्रूस कहता है कि तुमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और बदले में ये बीमारी मुझे दे दी। उसके पिता कहते हैं कि ये अनोखा है, अद्भुत है और अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ब्रूस कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा और इसे अपने अंदर से निकाल दूंगा। उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम और बेटी रोज ये करोगे, लेकिन क्या तुम अपने शरीर के एक हिस्से को अलग करना चाहोगे? और वैसे भी बेटी रोज के पास मैं अपने 4 पैरों वाले सिपाहियों को भेज चुका हूँ। मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और नतीजे बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो बहुत अस्थिर हैं। ब्रूस बोलता है कि तुमने मेरे डीएनए को जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि हाँ, और मैंने उन्हें बेटी रोज के पास भेजा है, देखते हैं वो उनके बारे में क्या कहती है। ब्रूस कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो फोन काट देता है। और जब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाता है। इस बात से ब्रूस को गुस्सा आता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो दानव यानी कि वो हल्क बन जाता है और वहां से निकलकर सीधा वो उस जगह चला जाता है जहां पर बेटी रोज रहती है। रोज को ऐसा लगता है कि घर के बाहर कोई है और जब वो वहां पर आती है तो पेड़ों के पीछे ब्रूस होता है, लेकिन वो उससे डरती नहीं है और ब्रूस उसे उठाकर छत पर रख देता है। इसके बाद ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी वहां पर वो खूंखार कुत्ते पहुंच जाते हैं। ब्रूस बेटी रोज को गाड़ी के अंदर रख देता है और उन कुत्तों से लड़ना शुरू कर देता है। ये कुत्ते बहुत खतरनाक है क्योंकि इनके अंदर ब्रूस का ही डीएनए है, लेकिन ब्रूस उन सबको मार देता है और उन्हें मारने के बाद वो एक बार फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो रोज के पास आता है। रोज उससे पूछती कि तुम्हें कुछ याद है? ब्रूस बताता है कि गामा किरणों के मेरे शरीर के साथ, मेरे जीन्स के साथ मिलने की वजह से मेरे शरीर में ये बदलाव आए हैं। मुझे ताकत का, फ्रीडम का और गुस्से का एहसास होता है और ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ है। वो मुझे पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, मुझे एक हैवान बनाना चाहते हैं। बेटी रोज बोलती कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। अगली सुबह बेटी रोज अपने डैड को बता देती है कि ब्रूस मेरे साथ है, क्योंकि वो डरी हुई होती है और वो ब्रूस की मदद करना चाहती है। उसे अपने डैड के इरादों का नहीं पता होता। उसके डैड अपने आदमियों को वहां पर भेजते हैं और वो दूर से गन से बेहोशी का इंजेक्शन ब्रूस को लगा देते हैं। रोज ब्रूस को बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ से एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ब्रूस की आंखें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और उसे आर्मी वाले शहर से बहुत दूर जमीन के कई 100 फीट नीचे ले जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। ये बात पहले रोज को पता नहीं होती। वो अपने डैड से पूछती कि आप ब्रूस को कब तक बेहोश रखोगे। उसके डैड बोलते कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। रोज बोलती कि वो इंसान है, जानवर नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खतरा है? उसके डैड बोलते क्योंकि मैं उसके बाप को जानता हूँ। उसका बाप भी एक पागल था और ये कहता है कि मैं अपने बाप को नहीं जानता, जबकि ये भी उसी विषय पर रिसर्च कर रहा है जिस पर इसका बाप क्या करता था। रोज कहती है कि ये तो मैं जानती हूँ कि सरकार ब्रूस का इस्तेमाल करना चाहती है, नहीं तो आप उसे अभी तक जिंदा नहीं रखते। मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे उससे मिलने दीजिए, उससे बात करने दीजिए, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। और उसके डैड उसे इजाजत दे देते हैं। वो ब्रूस के साथ घूमती है, कुछ वक्त बिताती है और जब वो वापस आती है उसके डैड बोलते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी ब्रूस से नहीं मिल पाओगी, क्योंकि ब्रूस को एनएसए वाले लेकर जाने वाले हैं। वो उसे बताते हैं ग्लेन ने उसे धोखा दिया। ग्लेन वही आर्मी ऑफिसर है जो ये चाहता था कि ब्रूस और रोज उसके लिए काम करे, आर्मी के लिए काम करे। रोज के डैड बताते हैं कि ग्लेन आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ मिलकर ब्रूस का सौदा करना चाहता है ताकि वो इससे काफी पैसे कमा सके। वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ब्रूस से आखिरी बार भी मिलने नहीं दे सकता, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और रोज वहां से घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डेविड उस रिसर्च को पूरा करने की कोशिश करता है जो रोज और ब्रूस मिलकर कर रहे होते हैं। वो गामा किरणों का इस्तेमाल अपने शरीर के ऊपर करता है, लेकिन वो ब्रूस की तरह नहीं बन पाता। उसके अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है। वो जिस भी धातु को हाथ लगाता है वो उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर वो लोहे को हाथ लगाएगा तो लोहे के साथ वो मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ वो उस धातु की एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है। डेविड बोलता है कि तुम मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते और वो उसे मारकर वहां से निकल जाता है। और वहां से निकलने के बाद वो रोज के पास जाता है और वो कहता है कि मैं अपने बेटे ब्रूस से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं।
रोज कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एनएसए ब्रूस को अपने कब्जे में लेने वाली है। रोज बोलती कि आज ब्रूस के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुमने उसे ऐसा बना दिया। डेविड बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसे बच्चा चाहिए था। उस वक्त मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और जब हमारा बेटा हुआ तो उसके अंदर वो सारे गुण आए जो उसके अंदर नहीं आने चाहिए थे। दरअसल मैंने अपनी पत्नी को एक बेटे की जगह एक दानव दे दिया था। मैं उसका क्योर ढूंढ रहा था, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता ने उस रिसर्च को बंद कर दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं ब्रूस को खत्म करना चाहता था और मैं चाकू उठाकर उसे मारने के लिए गया। तभी मेरी पत्नी आ गई और गलती से चाकू उसको लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये मेरे लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी। ये वही घटना होती है जिसके बारे में रोज के डैड ने ब्रूस को कहा होता है कि तुम ऐसी घटना को भूल कैसे सकते हो, क्योंकि उस वक्त ब्रूस 4 साल का था। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ग्लेन अब ब्रूस के ऊपर अत्याचार करता है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि वो एक बार फिर से हल्क बन जाए और वो उसके शरीर से उसके मांस का टुकड़ा ले ले, जिससे वो उस पर रिसर्च करके हल्क की तरह और भी कई इंसानों को बना सके और इस काम से वो पैसे कमा सके। लेकिन ब्रूस को गुस्सा नहीं आता। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है और वो हल्क नहीं बनता। पर ग्लेन के टॉर्चर से वो बेहोश हो जाता है और जब वो बेहोश होता है तो ग्लेन उसे पानी के टैंक के अंदर डाल देता है और उसी बेहोशी में ब्रूस को वो सपने आते हैं जिसमें वो ये देखता है कि उसके पिता उसे एक मॉन्स्टर समझते थे, उसे मारना चाहते थे और उसकी माँ उसे बचा रही होती है। इस बात से ब्रूस को दुख होता है, गुस्सा आता है और वो पानी के अंदर ही हल्क बन जाता है और वो उस टैंक को तोड़कर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद ब्रूस को हल्क को जहरीली गैस से बेहोश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके ऊपर इन गैसों का कोई भी असर नहीं होता। ब्रूस उस कैद से बाहर निकल जाता है। उस पर गोलियां भी चलाई जाती है, लेकिन उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। ब्रूस यानी कि हल्क ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर वहां से उस जगह से निकल जाता है, लेकिन आर्मी वाले उसका पीछा करते हैं और जब वो एक ब्रिज के टॉप पर होता है तभी एक प्लेन उसकी तरफ आता है। वो अपना संतुलन खो देता है और इससे पहले कि वो ब्रिज से टकराता हल्क उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे वो नीचे हो जाता है और उस जेट प्लेन का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन हल्क अभी भी उसके ऊपर होता है। थेडियस बोलता है कि इसे ऊपर लेके जाओ, जितना ऊपर लेके जा सकते हो। और जब वो हल्क को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर हल्क के हाथ छूट जाते हैं। वो बेहोश होना शुरू हो जाता है और वो पानी में गिरता है। ऊपर से पानी में कई फायरिंग होती है, लेकिन हल्क बच जाता है। वो वहां से शहर के बीचों बीच आ जाता है, लेकिन यहाँ पर थेडियस अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है और जब रोज हल्क के सामने आती है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और हल्क एक बार फिर से ब्रूस यानी कि नॉर्मल इंसान बन जाता है और आर्मी उसे अपने कब्जे में ले लेती है। रोज के पिता थेडियस अब ब्रूस को किसी भी हालत में मारना चाहते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि अगर ये कुर्सी पर बैठने के अलावा कोई और काम करे तो इसे बिजली के झटके से मार देना। इस बात से रोज को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ धोखा किया होता है। वहीं अब ब्रूस के डैड डेविड बैनर अपने आप को आर्मी के हवाले कर देते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि वो आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। दरअसल ये डेविड बैनर की चालाकी होती है क्योंकि अब उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो किसी की भी शक्ति खींच सकता है और वो ब्रूस की यानी कि हल्क की शक्ति खींचना चाहता है। ये दोनों बाप बेटे आपस में बात करना शुरू करते हैं। डेविड ब्रूस को गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो हल्क बन जाए, लेकिन वो गुस्से में नहीं आता। तब डेविड वहां पर पड़ी एक तार को अपने मुंह से छीलना शुरू करता है, जिससे उसे करंट लगता है और वो करंट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरे शहर की लाइट चली जाती है और अब ब्रूस भी हल्क बन जाता है और इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। पहले इनकी लड़ाई आसमान में होती है, उसके बाद ये एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर भी इनके बीच में बहुत लड़ाई होती है। डेविड हल्क को बोलता है कि मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए और वो उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हल्क बोलता है कि ले लो मेरी शक्ति। हल्क के अंदर इतनी शक्ति है कि उसे डेविड संभाल नहीं पाता। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। और तभी ये दिखाया जाता है कि आर्मी के द्वारा वहां पर परमाणु बॉम्ब छोड़ा जाता है, जिस बॉम्ब से ये दोनों मर जाते हैं। 1 साल बीत जाता है और एक दिन बेटी रोज को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि लोग तो कुछ भी कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने ब्रूस को देखा है। अगर वो तुमसे मिलने आया तो तुम मुझे बताओगी ना? वो कहती कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझसे मिलने आए, क्योंकि मैं जितना उसके बारे में सोचती हूँ उतना ही प्यार मेरे दिल में उसके लिए बढ़ता जाता है। और वो फोन कट कर देती है। वहीं जंगलों में ये दिखाया जाता है कि ब्रूस अभी भी जिंदा है। वो आदिवासियों का इलाज करता है
और जब वो कुछ लोगों का इलाज कर रहा होता है तो वहां पर कुछ मिलिटेंट्स आते हैं और वो उनसे दवा छीन रहे होते हैं। ब्रूस बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन ब्रूस अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। लगता है कि ब्रूस ने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गया तो वो हल्क बन जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि ब्रूस यानी कि हल्क अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6। इस फिल्म का बजट था $137 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $246 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।